लोटा लेकर खेत में जाने, कितना अच्छी बात है। लोटा लेकर खेत में जाने वाला व्यक्ति किसी को फ्लाइट में कोई ऑटोग्राफ मांगे, कोई सेल्फी कैमरा ले, तो भावुक है, स्वाभाविक है कि वो वहाँ पर भावुक हो जाना। और पिताजी का देन है ये, चूंकि गांव के कोर्सों में भी उस समय इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरी बात, जब हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम समाप्त हुआ सर, तो लोग बच्चे जो हैं उस समय से कोशिश करते हैं कि अब रिजल्ट निकलेगा तब तक हम खेलेंगे। भैया कुछ कर रहे थे तो हम पूछे, बड़ी मोटी कैश बुक थी, आजकल ना डिजिटल लेजर वगैरह सब आ गया, उस समय कैश बुक एक था किसी पेट्रोल पंप का। हम पूछे भैया की करी छुए में, तो बताए ऐसे ऐसे। तो हमने उस बात को समझ के उनको कहे जे अब इसको छोड़ दीजिए, अब हम इसको प्रयास करके देखते हैं। अन्य कार्य से अमेरिका जाना चाहते थे, वो वीजाधारी इंटरव्यू देके 5-6 मिनट में निकल जाते थे। हमारी इंटरव्यू चलती गई, हमें लगता था मन में, हमें लगता है कि जानबूझ के कहीं हमको रोका जा रहा है। ऐसा लोगों की मानसिकता के बारे में एक सर्वे है कि वो लड़की, औरतें गोरी हो, काली हो, पतली हो, मोटी हो, एक बार एक क्या माने नियति बन जाता है, वो घूर के देखता है और फिर जाता रहता। भाई सीधे नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि यू आर गोइंग टू यूनाइटेड नेशन, आप संयुक्त राष्ट्र जा रहे होंगे। जी सर। कैसे जा रहे हैं? तो उनको भी यह बताए संक्षिप्त में। तो बड़ी खुशी हुई और बड़ी आशीर्वाद दिए बुजुर्ग अधिकारी, जो कोई डिप्लोमेट खड़े हैं, कोई हम खड़े हैं, तो हमारे जैसे जितने, और ठंड भी बहुत लग रही थी, कोट सूट में थे, लेकिन ठंड काफ़ी अनुभव नहीं था वहाँ के वेदर का। एक राष्ट्राध्यक्ष ही थी कहीं की, वो हमको बताई भी कि ये कपड़ा और अपने इंग्लिश में बताई, लेकिन तब तक तो ये मैसेज ही आ गया, भगवान सब चीज़ देख रहे थे, नहीं तो हम गिर जाते। फिर भीतर गए, फिर जल्दी से पास लेके और अपने बिहारी स्टाइल में पहुंच गए वहाँ अंदर, जहाँ सेशन होना था, और जहाँ यूएन प्रमुख, यूएन डिप्टी प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस हैं, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अभी, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूँ और मुजफ्फरपुर में मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जो एक छोटे से गांव से आकर के मुजफ्फरपुर में बसना और मुजफ्फरपुर से यूएन जाना एक बहुत बड़ी बात है। बिहार से ये दूसरे व्यक्ति हैं, बिहार से यूएन में जाकर के स्पीच देने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले बिंदेश्वरी पाठक हैं, जनरल एक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं, जनरल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी के साथ ये दूसरे व्यक्ति हैं जो बिहार से जा करके यूएन में रिप्रेजेंट किए। वो व्यक्ति, जब इनसे मैं ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो इनका कहना था कि लोटा लेकर खेत में जाने, कितना अच्छी बात है। लोटा लेकर खेत में जाने वाला व्यक्ति किसी को फ्लाइट में कोई ऑटोग्राफ मांगे, कोई सेल्फी कैमरा ले, तो भावुक है, स्वाभाविक है कि वो वहाँ पर भावुक हो जाना। और फ्लाइट में ये भावुक हो गए। पहली बार शायद उस समय ये फ्लाइट पर गए होंगे यूएन जाने के दरम्यान में, और यूएन जा करके वहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे हाथ मिलाना, उनको इनके नाम से संबोधित करना हमारे बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है। और आज उसी गौरवान्वित व्यक्ति संतोष कुमार जी से हम बात करने के लिए चाहते हैं कि कैसे एक गांव से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से यूएन का सफ़र रहा, और सफ़र में कैसे इन्हें सफलता मिली, क्या क्या मेहनत की, इनकी मेहनत में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सारे मुद्दे पर बात कर रहे हैं संतोष जी। संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्ते सभी लोगों को। कैसा सफ़र रहा आपका यूएन तक? सबसे पहली बात है कि आपको ऐसा कभी आपने सोचा होगा कि यूएन में जाकर के आप स्पीच देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन बचपन से ही, जहाँ स्कूल में भी पढ़े, गांव के ही स्कूल में पढ़े, वहीं से फिर हाई स्कूल भी वहीं से हुआ, ग्रेजुएशन फिर यहाँ शहर से हुआ। लेकिन 7वां-8वां क्लास के बाद यह एक मन में आने लगा कि जहाँ जिस फील्ड में रहूँ तो एक टॉप मुकाम पर जाऊँ, बीच में छोड़ने वाली कोई बात नहीं। और इसी के तहत सर 2000 ईस्वी में हमने एक संस्थान का गठन किया, चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो आज भी समाज सेवा में लगी हुई है। और अभी कोरोना काल जब बीता था उस समय भी लगभग 40,000 लोगों को खाना का प्रबंध हमारे यहाँ से हुआ था। यहाँ मोतिहारी, बेगूसराय, सीतामढ़ी, ये सब जगह जाके, इसके अलावा अन्य भी महिलाओं के इशू पर बहुत सा कार्य करते करते कई अपने सरकार के कई मंत्रालयों के द्वारा भी सहयोग से कुछ काम हुआ, जो जिससे जनता का सेवा हो सके। लेकिन इस क्षेत्र का सबसे मुकाम जो हम आपको बताए हैं कि किसी भी चीज़ के टॉप पर जाने का प्रयास रखना चाहिए किसी को भी, तो हमको एक बार ज्ञात हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, इस दुनिया की सबसे बड़ी संस्थान है जो पूरे विश्व के सभी 193 देशों को दिशा निर्देश देने का कार्य करती है। विश्व शांति के लिए इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन धीरे धीरे
सभी विभागों में वो डाइवर्सिफाइड हो गया। जैसे अपने यहाँ मंत्रालय में ये विभाग है, ये मंत्रालय है, वैसे ही वहाँ छः सेक्शन है और 6 सेक्शन के अंतर्गत पूरी दुनिया लगभग एक तरह से है। वो न्यायालय का मामला ले लीजिए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यूएनओ का ही है, सिक्योरिटी काउंसिल भी यूएनओ का ही है। उसी में काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोलते हैं उसको, उसी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में हमको पता चला कि इसमें जाने से इसमें अगर हमारे संस्थान का सिलेक्शन हो जाता है तो हम वहाँ पर भी जाके अपना विचार रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो वहाँ के पदेन सदस्य होते हैं, उसी प्रकार से अपना विचार अपने देश से संबंध या दुनिया से संबंधित बात अपनी या तो रिटर्न रूप में या मौखिक रूप से वहाँ जाके हम संबोधित कर सकते हैं। उसी प्रयास में हम लग गए, उसमें आवेदन किए। आवेदन के बाद काफ़ी उसका जांच पड़ताल हुआ, अपने गृह मंत्रालय भारत सरकार से भी उसका जांच रिपोर्ट मांगा गया, वहाँ से भी टीम आई, सभी जो उसमें देखा जाता है लोग कैसे लोग हैं, इस पर रिपोर्टिंग हुआ, सब बात हुआ। होते होते सर लगभग 11,000 से अधिक संस्थानों को उस समय इस दर्जा के लिए आवेदन वहाँ पहुँचा था। नहीं, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से। जबकि जी आप सोच सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड से 11,000 संस्थान, मतलब ये बहुत कम हुआ। पूरे वर्ल्ड से 11,000 संस्थान का सिलेक्शन होना और उस सिलेक्शन में 11,000 में पूरे इंडिया से आप सेलेक्ट हुए। नहीं, पूरी बात बता रहे हैं। 11,000 तो 11,500 आवेदक थे इस बात के लिए कि हमें वह दर्जा प्राप्त हो जो हम विश्व के सर्वोच्च सदन में या उनके द्वारा आयोजित सेशन में अपनी बात को रख सकें। उसके बाद वहाँ से भी रिव्यू कमेटी रहता है, 56 देशों का एक सब कमेटी बना। वह उस सब कमेटी ने रिपोर्ट जारी किया जिसमें से अधिकतर, हमको लगता है 95% संस्थान रिजेक्ट हुए और जो 5% बचे, उस 5% में भी हमारे संस्थान का नाम आया। और नाम आने के बाद फिर यूएन का एनजीओ कमेटी का बैठक हुआ। बैठक के बाद बड़ी अच्छी कहानी है, हम जब माता वैष्णो देवी के दर्शन से लौट रहे थे तो उस समय ट्रेन में हमको यह मेल आया कि हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन टू यू, योर एनजीओ हैज गॉट द स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस बाय द टॉप मोस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्लोब। देख के काफी खुशी हुआ। यहाँ रुकेंगे, आप इतने अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, आप कंटिन्यू रहिएगा। बिहार का जो इंग्लिश है ना, आपको पता है कितना अच्छा इंग्लिश है। आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से? बिहार बोर्ड से हैं। ग्रेजुएट हैं आप जी। क्या सब्जेक्ट था आपका? कॉमर्स था। इतना अच्छा इंग्लिश आप कैसे सीखे? वही देखिए, इंग्लिश सीखने का एक तो पिताजी का देन है ये, चूंकि गांव के कोर्सों में भी उस समय इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरी बात, जब हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम समाप्त हुआ सर, तो लोग बच्चे जो हैं उस समय से कोशिश करते हैं कि अब रिजल्ट निकलेगा तब तक हम खेलेंगे कूदेंगे, अन्य कार्यों में अपना समय देना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे मैट्रिक का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसी रात से हम एक यूनिक कार्य में लग गए, हम ऑडिटिंग करने लगे। ऑडिटिंग कैसे करने लगे बिना अनुभव के? मेरे बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 91 में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे और 92 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। उसी समय तो भैया कुछ कर रहे थे तो हम पूछे, बड़ी मोटी कैश बुक थी, आजकल ना डिजिटल लेजर वगैरह सब आ गया, उस समय कैश बुक एक था किसी पेट्रोल पंप का। हम पूछे, भैया की करी छुए में? तो बताए ऐसे ऐसे। तो हमने उस बात को समझ के उनको कहे जे अब इसको छोड़ दीजिए, अब हम इसको प्रयास करके देखते हैं। तो ऑडिटिंग करने लगे और उस ऑडिटिंग के आप ही के जवाब पर हम आ रहे हैं। उस ऑडिटिंग के बाद हम ऑडिटिंग करने लगे, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऑडिट करने लगे जिला प्रशासन का, जिसमें हमारी बात डायरेक्ट आईएएस लोगों से होने लगी। तो 13.5-14 साल की उम्र में किसी आईएएस का सामना, आईएएस जैसे प्रमुख पदधारी का सामना करना और उनकी बातों को जांच करना, उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया उनकी बातों को जांच कर उसमें खामियां निकालना और फिर सलाह देना। तो इंग्लिश जो आप कह रहे हैं, इंग्लिश ही नहीं, हर बातों में जो वृद्धि हुई, यह कहते नहीं है संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात। तो हमारी संगति 13 साल की उम्र से ही ऐसे लोगों से रही। आप एक सीख है इनसे, अप्रिसिएशन है बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के साथ साथ पूरे भारत के बच्चों के लिए, कि इन्होंने कहीं भी टाइम को बर्बाद नहीं किया। हर समय को उन्होंने यूज किया और उस टाइम का वजह है कि आज यूनो में स्पीच किया। चलिए अब हम लोग फ्लाइट में चलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ से जब मेल आया, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद कई लोग हम कहीं नहीं, बात नहीं, चूंकि पिताजी कहे थे कोई अच्छी उपलब्धि हो तो और पहले से शांत हो जाओ, उसी का पालन करते हुए हमने वो फिर कल होके ही एक मेल आया कि
यहाँ यूएनओ का सेशन है, स्टेटस ऑफ द वोमेन इन द वर्ल्ड पर एक सेशन था, उसमें हमको आमंत्रित किया गया और विचार भी मांगा गया, आप क्या बोलना कहना चाहते हैं यहाँ, तो उसमें अपना विचार तो भेजे ही, साथ ही लेकिन जब जाने के लिए तो वीज़ा चाहिए, वीज़ा में काफ़ी समस्या होता है, यूएस वीज़ा में जब खास अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला के बाद से काफ़ी कड़ाई कर दिया गया जी। तो खैर हमने अप्लाई किया तो सोचा कि बड़े भैया को भी ले लेते हैं और कंसुलेट जनरल के पास गए, वहाँ भी हमको काफ़ी सामना करना पड़ा। 43 मिनट तक का वो इंटरव्यू था मेरा। अमूमन जिन लोगों को हम देखते थे वहाँ इंटरव्यू देते तो देखते थे कि लोग 5 से 6 मिनट में निकल जाते हैं। जो अन्य कार्य से अमेरिका जाना चाहते थे वो वीज़ाधारी इंटरव्यू दे के 5-6 मिनट में निकल जाते थे। हमारी इंटरव्यू चलती गई। हमें लगता था मन में, हम किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि जानबूझ के कहीं हमको रोका जा रहा है। ऐसा बात नहीं भी रहा होगा, लेकिन 38 मिनट तक के बाद जब क्वेश्चन थोड़ा स्लो हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप जो जा रहे हैं अमेरिका में इस यूएनओ में अपनी बात रखने या पार्टिसिपेट करने, तो जो मुद्दा है महिलाओं से संबंधित उस पर क्या कहना चाहते हैं। तो हम उनको बताए, एक लाइन हम बनाए थे, एनीवे दे विल जज। यह हम भी पुरुष हैं, पुरुषों की मानसिकता के बारे में एक सर्वे है कि वो लड़की औरतें गोरी हो काली हो पतली हो मोटी हो, एक बार एक क्या माने नियति बन जाता है, वो घूर के देखता है और फिर जाता रहता। भाई सीधे नहीं जाएगा वो। 90% केस में देखिए कि थोड़ा ध्यान उसका विचलित होता ही है। इसी पर हम एक थीम बना के दिए थे। वो जो कंसुलेट जनरल थी जो हमारा इंटरव्यू ले रही थी वो हंसने लगी, ओके करके हमको वहाँ से पास की फेल की उस समय नहीं बताई, हमको कही जी ओके, तो हम अपना चले गए। फिर भैया का इंटरव्यू हुआ, फिर हम आगे जाके खड़े हुए तो ये फिजिकल इंटरव्यू हो रहा था। फिजिकल इंटरव्यू हो रहा आप इंडिया में कोलकाता में कंसुलेट जनरल ऑफ अमेरिका के ऑफिस में जी। तो दोनों लोग गए थे तो और फिर वहाँ से उनको तो भैया को उसी समय कह दिया कि किसी कारणवश जो आप एबुल नहीं है, तो और हमको चिंता हो गया, अभी तो हमको भी नहीं बताया है। लेकिन 1 महीना के बाद जो वीज़ा आया तो उसमें हमारा वीज़ा आ गया और उनको तो कह ही दिया था। फिर मन में एक डर, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। लेकिन क्या करें, फिर इंतज़ाम करके वहाँ से एक मेल भी था कि जो आपका एक्सपेंडिचर होगा ट्रैवलिंग टीए डीए करके, उसको भी हमने मना कर दिया, जबकि पैसे भी नहीं थे हम लोगों के पास। इंतज़ाम कर रहे थे लेकिन वहाँ मना कर, एक शौक था अपना कि यूएनओ में जा रहे हैं तो अपने पैसा से जाएँगे। इस बात के लिए हमने इंतज़ाम करना शुरू किया। जाते-जाते दिन तक इंतज़ाम किया और फिर फ्लाइट पर जाने के लिए पटना से पैसा इसलिए नहीं लोग लोग ये ना कहे कि एकरा हम ही भेज ले रहे यूनो। ना यूएनओ से नहीं लिए पैसा। आप रिलेशन से भी पैसा नहीं लिए? हाँ, नहीं लिए और लोग को तो खुद जागरूक होना चाहिए था, लेकिन हमने व्यवस्था किया और आप लोगों की दुआ से व्यवस्था हो भी गया। 8 लाख रुपया से ऊपर का बात था अमेरिका जाने के लिए। तो जब वहाँ दिल्ली पहुँचे तो हमारा जो माइग्रेशन पर होम मिनिस्ट्री के अधिकारी लोग करते हैं जांच, हमारी जब बारी आई तो मेरा जब स्कैन किए वीज़ा तो वो आश्चर्यचकित हो गए हमारी उम्र को देख के। वो कहते हैं कि यू आर गोइंग टू यूनाइटेड नेशन, आप संयुक्त राष्ट्र जा रहे होंगे। जी सर। कैसे जा रहे हैं? तो उनको भी यह बताया संक्षिप्त में। तो बड़ी खुशी हुई और बड़ी आशीर्वाद दिए, बुजुर्ग अधिकारी थे वो। और जिस बात के लिए हम डर के इतना पैसा इंतजाम कर रहे थे कि मेरे डेबिट कार्ड में होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड में होना चाहिए, यह सब क्वेश्चन ही वहाँ नहीं हुआ। एक प्रतिष्ठा दिया गया कि जो व्यक्ति यूएनओ जा रहा है उनके पास होगा ही, यह मान लिया गया। वहाँ से गए, फिर काफ़ी अच्छी अनुभूति। कुवैत में भी एक स्पेशल रिगार्ड अलग से वहाँ के अधिकारियों द्वारा, आयरलैंड में भी उसी तरह से। अमेरिका पहुँच गए, फिर पास जो होटल में रहे, फिर पास वाले लाइन में खोजते खोजते पहुँच गए। टाइम्स स्क्वायर पर है। टाइम्स स्क्वायर मतलब है दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह, वहीं पर यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर है। खोजते खोजते पास वाले ऑफिस के पास लाइन में लगे हुए थे। वहाँ भी एक अलग गरिमा महसूस तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का एक मैसेज आता है माइक से, यूएन सिक्योरिटी फोर्स आके माइक से अनाउंस करते हैं कि दोज ऑल, वो सभी जो स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटसधारी हैं उन्हें पास पहले दिया जाएगा और पहले वहाँ जाएं, और जितने भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तब तक वेट करें। यह कितने सम्मान की बात है, सही बात है। उनका मान था कि कोई सोशल वर्कर जो समाज के लिए काम करता है करता है उन्हें प्रथम स्थान मिलना चाहिए। तो बीच बीच में से कोई डिप्लोमेट खड़े हैं, कोई हम खड़े हैं, तो हमारे जैसे जितने, और ठंड भी बहुत लग रही थी, कोट सूट में थे लेकिन ठंड काफ़ी अनुभव नहीं था वहाँ के वेदर का। एक राष्ट्राध्यक्ष ही थी कहीं की,
वो हमको बताई भी कि ये कपड़ा और अपने इंग्लिश में बताई, लेकिन तब तक तो ये मैसेज ही आ गया, भगवान सब चीज़ देख रहे थे, नहीं तो हम गिर जाते, इतनी ठंडी थी। फिर भीतर गए, फिर जल्दी से पास लेके और अपने अपने बिहारी स्टाइल में पहुंच गए वहाँ अंदर, जहाँ सेशन होना था, और जहाँ यूएन प्रमुख, यूएन डिप्टी प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस हैं, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अभी, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और अमीना जे मोहम्मद हैं डिप्टी चीफ, जो नाइजीरिया की एक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। काफ़ी तेज महिला, काफ़ी वो फोर्स की सूची में सबसे मजबूत महिला की सूची में उनका नाम आया था। तो अंदर गए और उस कुर्सी के बाद जो लाइन लगा हुआ था, जहाँ मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल कंसल्टेटिव वाले बैठते, सबसे फर्स्ट कुर्सी पर, चूंकि हम पहले ही पहुंच गए, जाके नहीं होता है अपने स्टाइल में छेक लेना है, और मन से, चूंकि इतने साधारण घर से हम लोग थे, कि मन से एक बात भी आ रहा था कि यहाँ आके कोई, अब सच्ची कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, कि कहीं कोई उठा न दे, कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, को डिप्लोमेट वैसे आ गए, लेकिन यूएन जो है वहाँ समानांतर व्यवस्था है। वी आर ऑल्सो मेंबर, हम लोग भी सदस्य हैं और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी सदस्य हैं, और एक हैसियत में दोनों को बात रखने का अधिकार है। और चूंकि हम ग्लोबली सेलेक्ट हुए स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस में, तो यह कहा जाता है कि हमारी बातों को ज़्यादा मजबूती से माना जाएगा, कि हो सकता है किसी देश के प्रतिनिधि अपने देश के हित की कोई बात करें, और हम जो भी बात करेंगे वो वैश्विक बात करेंगे। इसी बीच में एक मौका आया, और अच्छा, पूरे सेशन में हम देख रहे थे कि अपने भारत जैसा मुंह एक लग रहा था हम, तो लेकिन हम पहचानते नहीं थे। बार बार हमारा चेहरा उधर जा रहा, नज़र उधर जा रहा था, और एक महिला थी, उनका चेहरा नज़र आ रहा था हम पर, नहीं खींच लेता है अपने जगह के बात को। खैर, सेशन चला, उसी बीच में एक दौर आया कि जो सभी यूएन लेवल के प्रमुख उप प्रमुख बैठे थे, वो लोग अपना कुर्सी छोड़ के, और एक खाली रो था, उसमें जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? तो हमारे जैसे जो कुछ लोग थे अन्य कंट्री के, उनको कुछ प्रेजेंटेशन करना था, तो उसी मेन टेबल पर, मेन मंच टाइप का था वो, वहाँ आ गए, तो वो लोग उठ के उधर जाने। इसी बीच हम क्या करते हैं, उठ के पाँव छू के हम करने, हालांकि बीच में ही उठा दिए, और तो सभी लोग वाच कर रहे थे इस बात को, क्योंकि ये तो हम लोगों के यहाँ का नया स्टाइल है, इंडियन कल्चर को, इंडियन कल्चर को हम सोचे कि अरे देखिए, वाइब्रेशन से सब कुछ होता है, ठीक है, अपने आप लोगों के दुआ से, अपनी बुद्धिमत्ता, पूर्वजों के आशीर्वाद से हम हमारी संस्था को वह स्टेटस मिला, और हम उसके मुख्य कार्यकारी होने के नाते हम इंटाइटल हो गए वहाँ जाने के। और हम ही जाने के लिए नहीं है, आपको मैं एक और ख़ास चीज़ बता देता हूँ। जैसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथ 4 एडिशनल लोगों को वहाँ ले जा सकते हैं सेशन में, उसी प्रकार से मेरे पास भी 4 पास एक्स्ट्रा है। जैसे अपने संसद में माननीय सांसद लोग दर्शक दीर्घा में किसी को भेजते हैं सदन की कार्रवाई देखने के लिए, वैसा ही सेम कैपेसिटी यूएनओ में 4 एक्स्ट्रा पास है हमारे पास। किसी को हम ले जा सकते हैं दर्शक दीर्घा में, हम रिकमेंड कर सकते हैं, और हो ही जाता है जिनको हम लिखेंगे। तो जब वो समाप्त हुआ सेशन उस दिन का, तब हम जानबूझ के उसी महिला के बगल से गुजरने लगे, जो हमको लग रहा है अपना इंडियन फेस है, वही हमको टोक दी, आर यू फ्रॉम इंडिया? ऑफ कोर्स मैम। फ्रॉम वेयर? तो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं मैडम। तो आप तो मेरे ससुराल साइड के हैं। अपना भाषा में आ गई कि आप हमको पहचानते हैं? हम बोले कि मैडम चेहरा देखा हुआ है, लेकिन नाम से हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। मन में जो आया वो बोले, तो मैं डॉक्टर नंदिनी आज़ाद हूँ, मैं चेयरपर्सन हूँ इंडिया नेशनल फंड्स फॉर वुमेन की, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने डेलीगेट के रूप में हमको भेजे हैं सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन आप कैसे आए यहाँ? वो बिहार से जानती थी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी काफ़ी फेमस लोग हैं, काफ़ी उम्रदराज हैं, हमसे लगभग 2 गुने उम्र के हैं वो, काफ़ी रिस्पेक्ट हम करते हैं। तो उनका नाम तो जानते थे कि वो इस स्टेटस में है, आप कैसे? तो हम उनको बताए कि आई हैव जस्ट गॉट दिस स्टेटस फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो काफ़ी खुश हुई वो। फिर उन्हीं से बात करते करते हम निकलने लगे। बाहर में उनकी लड़की भी थी, वो इतना भी कही कि मैंने कहीं क्यों है, हमारा मकान है यहाँ। चूँकि उनके हस्बैंड भी वहाँ प्रतिनियुक्त थे, कभी IPS थे, डॉक्टर यशोवर्धन आज़ाद, भारत के सूचना आयुक्त भी रहे हैं। तो हम कहे कि मैडम अगली बार से आएंगे ना तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो हम जहाँ होटल में लिए हुए थे अपना चले गए, और यही करते करते हम 7 दिन का सेशन था।
7 दिन बाद का टिकट भी था, लेकिन 5 दिन करने के बाद हमको लगा कि हम को अब इतना खुशी मिल रहा था जो अब यहाँ पर आके लोगों को शेयर करें, चूँकि कोई मेरे साथ था नहीं तो शेयर किसको करते। हम व्हाइट हाउस तक देखने नहीं गए पहली बार में, जबकि एक शौक़ होता है, एक चाहत होती है किसी की, लेकिन अकेले जाने का सर मन नहीं कर रहा था, तो वहाँ से हम रिटर्न बैक फिर यहाँ आ गए। और आने के बाद समझा जाए कि अपना समाज सेवा में लगे हुए हैं। और एक और विशेष बात बता देते हैं कि फोर्ब्स दुनिया की प्रतिष्ठित, हमको लगता है सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसके इंटरनेशनल काउंसिल के भी हम मेंबर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, उसके भी नियुक्त हुए हैं। वो हमें लगता है बिहार से तो नहीं ही हैं कोई, देश से हो सकते हैं, पूरी लिस्ट हमने देखी नहीं है। और इसी वर्ष छठ जो था, तो छठ के दिन नहीं होता है कि सवेरे सवेरे नहा के, चूँकि दौरा लेके जाना पड़ता है छत पर, छठ होता है, हम तैयार हो ही रहे थे तो अपना शर्ट पैंट पहनते, तब तक एक कॉल आता है अमेरिका से, और वो बात करने लगी, आई एम फ्रॉम फोर्ब्स, फलना चिलना अपना पूरा पूछी, कहे जे आर यू रेडी टू फॉर इंटरव्यू। हम कहे यस ऑफ कोर्स। हम देखे कि यह मौका कहाँ मिलेगा, तो हमने इंटरव्यू अपना तो काट दिए, हम फ़ोन काट दिए, उनको कहे जो मैम 10 मिनट के बाद आप कीजिए। सभी लोग उधर परेशान हो रहे हैं कि ऊपर हो सकता है, उतना लेट नहीं हो रहा था, चूँकि हम 4:30 में तैयार लगभग हो चुके थे। वो क्वेश्चनर की 45 मिनट तक हमसे इंटरव्यू ली पूरा हमारे बारे में, और करने के बाद 1 महीना के बाद लगभग हमको मेल आया जे यू आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फोर्ब्स, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फोर्ब्स। इतनी गर्व की बात, माने क्या कहें, हम लोगों जैसे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो पूरे विश्व में एनजीओ का मेजर ग्रुप है, जो पूरी दुनिया के हर विकासशील मुद्दों पर बात करती है, न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है उसका, यूएन का ही एनजीओ मेजर ग्रुप, तो उस मेजर ग्रुप के भी हम मेंबर हैं। ग्लोबल नेशनल नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन, GNDR, जो पूरी दुनिया में आपदा से संबंधित बातों को देखती है, वहाँ के भी हम मेंबर हैं। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कोलैबोरेटिव काउंसिल जिनेवा, उसके भी हम मेंबर हैं। इस तरह से कई अन्य संस्थान। चलिए हम बात करते हैं यूएनए में जो आपने स्पीच दिया था, उस पे एक समरी 2 लाइन आप बता दीजिए कि उसका फीडबैक क्या है। बता तो दिए, हमारा यही स्टेटमेंट था कि एनीवे दे विल जज, चूँकि वह सेशन था महिलाओं के स्टेटस पर पूरी दुनिया में, तो उससे जुड़ी ही बात कुछ रखनी थी, तो हमारे मन में यह बात आया। कितना देर का स्पीच था वो करीब 12 मिनट का, 12 मिनट का वो अपना पूरा स्टेटमेंट था सर। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से जब वहाँ से आप आए थे, पारितोषिक रुपया प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार या भारत सरकार की तरफ से कोई पहल किया गया? नहीं, अभी तक कोई इस तरह की बात। ये कब की बात है? ये फर्स्ट सेशन हम अटेंड किए 2018 में सर। 2018 में सेशन किया। 2018 है, 2022-23 चल रहा है, यानी कि 5 साल बीत चुका है। यूएनए में बिहार से ये सेकंड व्यक्ति हैं संतोष जी, जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया विंध्य सिंह पाठक के बाद। लेकिन बात यह है कि यूएनए वाले को समझ में आ गया कि बिहार में एक टैलेंट बैठा हुआ है, लेकिन दुखद बात यह है कि भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार को ये समझ में नहीं आया कि जो व्यक्ति यूएनए में जाकर रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति को बिहार स्टेट तक कम से कम सम्मानित करने की कोशिश किया जाए। कहीं से कोई इनको सम्मान नहीं किया गया। सम्मान देने से इनके साथ साथ, इनकी गरिमा के साथ साथ बिहार का भी गरिमा बढ़ता है, बिहार के लोगों को भी जानकारी होती कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं, और इनकी बातों से सुन करके, इनकी बातों को जान करके लोग अप्रिसिएट होते और खुशी जाहिर करते, और कुछ लोग भी इस काम में अपनी पहल कदम ईमानदारी से करते। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, मुजफ्फरपुर।